नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्वसन संबंधित रोगों के बारे में। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी डिसीज हमें देखने को मिलती है और उनका क्या कारण होता है, किन बैक्टीरिया किन वायरस के कारण वो रोग होते हैं, इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए एक एक करके सारे डिसीज को हम समझते हैं। सबसे पहली डिसीज हमारे सामने है निमोनिया। निमोनिया जो है इसको हम फुफ्फुस शोथ भी कहते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा हिंदी में नाम है। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े या लंग्स और शोथ का मतलब है सूजन। तो इसका सामान्य सा मतलब ये होता है कि फेफड़ों में सूजन। ठीक है, निमोनिया को फुफ्फुस शोथ भी कहते हैं, बट जो इसका जनरल नाम है, कॉमन नाम है, जो प्रचलन में होता है वो निमोनिया ही है। ठीक है, इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, पी इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फेफड़ों में तेज संक्रमण और सूजन हो जाती है, इसीलिए इसको फुफ्फुस शोथ कहा जाता है। बात करें इसके कारण की, तो इसका कारण होता है एक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक एक बैक्टीरिया होता है। इसके संक्रमण या इन्फेक्शन के कारण निमोनिया हमारे शरीर में हो जाता है। कभी कभी ये कुछ वायरस के कारण भी देखने को मिलता है, और कभी कभी कुछ केसेस में कुछ कवक होते हैं, फंगाई जो होते हैं, या फिर प्रोटोजोआ या माइक्रोप्लाज्मा, या फिर कुछ दवाएं होती है, कुछ मेडिसिन होती है, उनके इन्फेक्शन के कारण भी हमारी बॉडी में हमें निमोनिया देखने को मिलता है। बात करें इसके रोकथाम और उपचार की, कि किस तरीके से इस रोग को ट्रीट किया जाता है या फिर किस तरीके से इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसमें होता है एंटीबायोटिक्स। जब भी किसी को निमोनिया होता है तो उसको एंटीबायोटिक्स के माध्यम से उसका जो इन्फेक्शन होता है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ बात करें इसकी रोकथाम की, तो कुछ टीकाकरण होता है। ठीक है, कुछ टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है, उन वैक्सीनेशन के जरिए भी इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा निमोनिया। दूसरी डिसीज हमारे सामने है श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस। श्वसनी जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और शोथ मतलब हमने देखा था सूजन। श्वसनी शोथ इसके नाम से स्पष्ट है कि जो हमारी श्वसनी होती है या ब्रोंकियोल्स होती है उसमें सूजन आ जाना। श्वसनी क्या होती है? जो हमारी श्वास नली थी हमने देखी थी, जैसे हम मुख से यहाँ से श्वास ले रहे थे तो हमारी श्वास नली से जाकर फेफड़ों में हमारी जो होती थी ये श्वास नली इस तरीके से दो भागों में विभाजित हो रही थी। तो जो दो भागों में विभाजित हो रही थी, इन दो बड़ी बड़ी नलिकाओं को हमने कहा था श्वसनी या फिर ब्रोंकियोल्स। तो जो ब्रोंकियोल्स की अंदर वाली दीवारें होती है उनमें हमें कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलती है, उनको हम बोलते हैं सेरोम्यूकस ग्लैंड, और कुछ कोशिकाएं भी देखने को मिलती है जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट कोशिकाएं। तो ये जो ग्लैंड होती है सेरोम्यूकस ग्लैंड और जो गॉबलेट कोशिकाएं होती है, इनकी अतिवृद्धि के कारण, मतलब इनके ज्यादा बढ़ जाने के कारण हमारी जो ब्रोंकियोल्स होती है उनमें सूजन आ जाती है, और उसी रोग को हम कहते हैं, उसी कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस या श्वसनी शोथ। बात करें इसके सिम्टम की, तो इसका सिम्टम होता है हरे पीले बलगम के साथ लगातार खांसी आना। मतलब हमारा जो बलगम होता है, जो म्यूकस होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बनता है, उसका रंग हल्का पीला रंग हो जाता है, और इसके साथ साथ इसमें लगातार खांसी आना इसका मेन सिम्टम होता है। अब बात करें इसके कारण की, तो इसका कारण होता है धूम्रपान या स्मोकिंग। ठीक है, धूम्रपान या स्मोकिंग जो हम करते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जाती है और उसके कारण ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, बात करें इसके रोकथाम और उपचार की, तो इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट तो वही होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स के माध्यम से यहाँ पर इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा उपचार होता है श्वसनी विस्फारक, या जिसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर ऐसी चीजें होती है, ऐसी दवाएं होती है जिनके उपयोग से जो ब्रोंकाइटिस होता है उसमें तात्कालिक का मतलब होता है उसी समय, मतलब ब्रोंकोडायलेटर्स के उपयोग से उसी समय रोगी को आराम मिलता है, उसको दर्द से राहत मिलती है। अब बात करें इसके रोकथाम की, तो जैसा भी हमने देखा था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड के इन्फेक्शन के कारण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जो भी केमिकल्स होते हैं या फिर जो भी प्रदूषक होते हैं, धुआं वगैरह होते हैं, उनके संपर्क में हमें कम आना चाहिए, या फिर उनके संपर्क से बचकर इस रोग को रोकथाम की जा सकती है। तीसरी डिसीज आपके सामने है श्वसनी दमा या ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा जो होता है इसकी पहचान जो हमारी ब्रोंकियोल्स होती है उनके अति संकुचन के रूप में की जाती है। अति संकुचन का मतलब क्या होता है? उनका ज्यादा सिकुड़ जाना। जैसे हमने देखा था जो हमारी नलियां थी कुछ इस तरह की दोनों नलियां होती है, अब ये क्या होती है, अस्थमा में ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है मतलब इनके बीच का जो स्थान होता है, इनके बीच का स्थान कम होने लगता है। अब इससे क्या होगा, जो हमारा श्लेष्मा था, म्यूकस था, वो म्यूकस तो यहाँ पर लगातार बनता रहता है, अब यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर वो म्यूकस जमने लगता है। उससे क्या होगा, जो हमारे शरीर से हवा आ रही है और हमारे शरीर से हवा जा रही है, उस हवा के जो आने जाने का मार्ग है, उसका रूट है, वो रूट बंद हो जाएगा, वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसी स्थिति को, इसी कंडीशन को बोलते हैं अस्थमा। अब बात करें कि आखिर इसका कारण क्या होता है। इसका कारण होता है जो हवा हम शरीर के अंदर लेते हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ओवर सेंसिटिव होती है, जो हमारी बॉडी उसके लिए ओवर सेंसिटिव होती है। तो ऐसे पदार्थ जब हमारे शरीर में आते हैं तो उसके सेंसेशन के कारण, उनकी रिएक्शन के कारण हमारी बॉडी में अस्थमा देखने को मिलता है। बात करें इसके रोकथाम और उपचार की,
तो इसके कुछ ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो वही है इसका कि इसमें एंटीबायोटिक लेंगे, ठीक है। जितने भी यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसीज होते हैं उनमें ज़्यादातर में सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बाद यहाँ पर एक और देखने को मिलता है ब्रोंकोडायलेटर। और अभी हमने डिस्कस किया था कि ये बाहर से आने वाले पदार्थों से अति संवेदनशीलता या ओवर सेंसिटिविटी के कारण होती है, मतलब ये एक एलर्जिक डिसीज है। तो एलर्जिक डिसीज है तो जिससे कि हमें पता होता है, लोगों को पता होता है कि उन्हें कुछ स्पेशल चीज़ों से एलर्जी होती है, तो उन एलर्जिक पदार्थों से बचने का प्रयास करना चाहिए, उनके संपर्क में आने से हमें बचना चाहिए। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसमें आइसोप्रोपिलीन सल्फेट और एड्रेनालिन, इन दो पदार्थों का, इन दो दवाओं के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों दवाओं को आपको नाम याद रखने हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइसोप्रोपिलीन सल्फेट और एड्रेनालिन के इंजेक्शन हमें अस्थमा में देखने को मिलते हैं। चौथी डिसीज आपके सामने है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो है इसको हम ब्रोंक्यूल्स का असामान्य फैलाव कहते हैं। जो अभी हमने ब्रोंक्यूल्स डिस्कस की थी ना, अभी अस्थमा में हमने देखा था कि ये सिकुड़ गई थी, इनके बीच की जगह कम हो गई थी। और ये जो एम्फाइसीमा है इसमें क्या होता है, ये कुछ ज्यादा ही फैल जाती है। इससे क्या होगा, हमारे शरीर से जब हम निःश्वसन करते हैं, मतलब हवा को बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे फेफड़े पूरी तरीके से खाली नहीं होते। मतलब बाहर हवा छोड़ने के बाद भी, निःश्वसन करने के बाद भी हमारे फेफड़ों में लगातार वायु की आपूर्ति बनी रहती है। यहाँ पर लगातार वायु बनी रहती है, जिससे क्या होगा, हमारे फेफड़ों का आकार बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लगातार हवा बनी है, हवा का प्रेशर लगातार यहाँ पर बना हुआ है, इससे यहाँ पर फेफड़ों का आकार बढ़ने लगता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि फेफड़ों का आकार किस रोग में बढ़ जाता है। तो एम्फाइसीमा डिसीज ऐसी होती है जिसमें फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। बात करें इसके कारण की, तो इसका कारण वही होता है जो हमने ब्रोंकाइटिस में देखा था कि अगर लंबे समय तक हम धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उससे हमें ब्रोंकाइटिस हो जाती है। और ब्रोंकाइटिस हो जाती है अगर वो लंबे समय तक रहती है तो वो फिर चेंज हो जाती है एम्फाइसीमा में। रोकथाम और उपचार की बात करें, तो बात करें इसके परमानेंट ट्रीटमेंट की, तो इसका अभी तक कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं आया है। फिर भी अगर इसको ट्रीट किया जाता है, अगर इसको दवाइयों से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। पूरी तरीके से इसका ट्रीटमेंट तो नहीं किया जा सकता, बट इसको कंट्रोल किया जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इसके सिम्टम्स या इसके जो लक्षण होते हैं उस पर बेस होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स और जो हमारे ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है उसका यहाँ पर यूज किया जाता है। और इसी तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं उनके बेस पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पांचवी डिसीज आपके सामने है व्यावसायिक श्वसन रोग या ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज। व्यावसायिक श्वसन रोग कुछ ऐसी डिसीज होती है जो हमारे कुछ व्यवसाय या फिर हमारी जो कुछ इंडस्ट्रीज होती है उससे रिलेटेड होती है। इंडस्ट्रीज में भी स्पेशली वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर पत्थरों की घिसाई का या तोड़ने का काम किया जाता है, जैसे हमारी टाइल्स इंडस्ट्रीज हो गई या फिर सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें धूल के कण कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। सीमेंट वगैरह बनेगी तो वहाँ पर धूल के कण कुछ ज़्यादा होंगे। उससे क्या होगा, ये धूल के कण हमारे फेफड़ों में लगातार जाएंगे और हमारे फेफड़ों में लगातार जमा होते रहेंगे। उससे हमारे फेफड़ों में सूजन उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है। लगातार धूल के कण का जमा होगा, उससे हमारे फेफड़ों में रेसी ऊतक या फिर फाइबर जैसे कुछ टिश्यूज का निर्माण होने लगता है, जिससे हमारे फेफड़ों की जो कार्य क्षमता होगी, जो वर्किंग कैपेसिटी वो होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसमें सूजन आने लगेगी। तो ये होती है हमारी कुछ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज। इसका कारण वही अभी हमने डिस्कस किया था, धूल के कण, फैक्ट्री से निकलने वाले धूल के कण इसके कारण होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। रोकथाम और उपचार की बात करें तो वही इसका रोकथाम और उपचार होगा कि जो भी फैक्ट्री में या फिर जहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको धूल के कणों से बचना चाहिए। इसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मास्क वगैरह है, इनका उपयोग करना चाहिए और धूल के कणों को हमारे शरीर में अंदर आने से रोकना चाहिए। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, ठीक है, दो रोग हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों इसी तरह के रोग हैं जिनका उपचार वर्तमान में भी संभव नहीं है, मतलब इनका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो इन दोनों रोगों को भी आप ध्यान रखिए, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ये दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रोग हैं और ये ज़्यादातर जो पत्थर की घिसाई या फिर तोड़ने का काम होता है, सीमेंट फैक्ट्री में काम होता है, वहाँ के जो मजदूर होते हैं उनमें ये रोग देखने को मिलता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर है उनमें हमें कौन से रोग देखने को मिलते हैं। छठवीं डिसीज आपके सामने है क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी कहते हैं, ठीक है। टीबी या फिर इसके और भी अन्य नाम है, इसको हम यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। टीबी जो है इसकी सामान्य से धारणा ये बनी है कि ये चेस्ट से रिलेटेड रोग है या फिर इसमें चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। टीबी जो है ये हमारी बॉडी के किसी भी अंग में हो सकती है, किसी भी पार्ट में हो सकती है और किसी भी पार्ट को ये इफेक्ट कर सकती है। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके सिम्टम होते हैं बुखार आना, ठीक है, रात में सोते समय पसीना आना। मतलब कोई व्यक्ति है अगर वो सो रहा है और रात में उसकी अचानक से नींद खुलती है तो उसको अचानक से बहुत सारा पसीना देखने को मिलता है बॉडी पर। साथ ही साथ इसमें भूख में कमी आती है, ठीक है, भूख कम लगती है। और क्या होता है, इसमें वजन में कमी आती है। साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। बात करें इसके कारण की तो ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है, फैलने वाला रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है।
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके इन्फेक्शन से हमारे शरीर में टीबी हो सकती है। बात करें इसके फैलने की, कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये हम जब मुंह से थूकते हैं, कुछ चीजें हम थूकते हैं उस समय ये फैल सकता है, या फिर हम एक दूसरे को चूमते हैं, किस करते हैं, उस टाइम भी ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैल सकता है। रोकथाम और उपचार की बात करें तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो टीबी है इसके काफी ज्यादा ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही तरह के हॉस्पिटल्स में इसके ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल है। अब शरीर का कौन सा अंग इससे प्रभावित हो रहा है उसके आधार पर हमें दो तरह की टीबी देखने को मिलती है। पहला टीबी जो सामान्य टीबी है वो होता है फेफड़ों का टीबी या फिर फेफड़ों का क्षय रोग। इसका सिम्टम वही है, इसमें लगातार खांसी आएगी। लगातार खांसी भी ऐसी आती है जिसमें कभी कभी हमें ब्लड भी देखने को मिलता है और कभी कभी हमें बलगम भी देखने को मिलता है। मतलब बलगम और ब्लड के साथ लगातार खांसी आना फेफड़ों के टीबी का एक मेन सिम्टम होता है। और सिम्टम इसमें होते हैं, शरीर में इसमें दुर्बलता आती है, मतलब कमजोरी आती है, वजन में कमी होती है, ठीक है, छाती में दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता रहता है, साथ ही साथ हमें सांस लेने में भी कभी कभी तकलीफ होती है और दम घुटने का इसमें एहसास होता है। ये इसके सामान्य से लक्षण है, सामान्य से इसके सिम्टम है। दूसरी टीबी होती है लसिका ग्रंथि या लिम्फ नोड की टीबी। इसमें क्या होता है, ये सामान्यतः जो पैर में लिम्फ नोड होती है उनमें सूजन आ जाती है, इसमें कोमलता आ जाती है, मतलब पैर की जो लिम्फ नोड होती है वो सूज जाती है। अब लिम्फ नोड या लसिका ग्रंथि में जब सूजन आ जाती है, इससे क्या होगा, हमारी जो स्किन होगी इससे थोड़ा थोड़ा सा कुछ लिक्विड निकलने लगता है, ये इसका सामान्य सा लक्षण होता है। सातवीं डिसीज आपके सामने इन्फ्लुएंजा। ये जो रोग होता है इन्फ्लुएंजा, ये मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी नाम के वायरस के कारण होता है। एक वायरस होता है मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजी, इसके इन्फेक्शन के कारण हमें इन्फ्लुएंजा होता है। बात करें इसके सामान्य नाम की या आम बोलचाल के नाम की, तो इसको हम कहते हैं फ्लू। फ्लू नाम आपने सुना होगा, कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार वगैरह आ जाती है तो वो कहता है कि आपको फ्लू हो गया है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारी पूरी बॉडी में पेन होता है, साथ ही साथ जुकाम आता है, बुखार आता है, ठीक है, गले में सूजन हो जाता है। जब हम बोलते हैं कि हमारे गले में कांटे हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो ये सब फ्लू के लक्षण होते हैं। इसमें बेचैनी भी होती है, सिरदर्द भी होता है और इसी तरह के कई सारे सिम्टम हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। बात करें इसके रोकथाम और उपचार की, तो जब हमको फ्लू होता है तब उस व्यक्ति को टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों एंटीबायोटिक्स दवाएं देते हैं, ठीक है। टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों एंटीबायोटिक्स जब हमें फ्लू होता है तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स दी जाती है। आठवीं डिसीज आपके सामने जुकाम या कॉमन कोल्ड। इसको हम जुकाम ही बोलते हैं, ठीक है, जुकाम या कॉमन कोल्ड ही इसका नाम है। इसमें क्या होता है, जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें और गले में सूजन आ जाती है और लगातार इसमें छींक आती रहती है, ठीक है, और जो हमारी म्यूकस होती है इससे लगातार पतला म्यूकस निकलता रहता है। बात करें इस रोग के कारण की, तो ये जो रोग होता है ये राइनोवायरस नाम के वायरस के कारण होता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, राइनोवायरस। ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि जो कॉमन कोल्ड होता है, जो जुकाम होता है, वो किस वायरस के कारण होता है, तो वहां पर आपको आंसर लगाना है राइनोवायरस, ठीक है। अभी तक इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, मतलब इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसकी जो दवाएं दी जाती है, जो नॉर्मल दवाएं देते हैं उससे ठीक हो जाता है, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये थी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज और उसकी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।